हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सीरीज एलसीआर सर्किट से। सीरीज एलसीआर सर्किट, ठीक है। तो इससे पहले हमने आरएल और आरसी सर्किट पढ़ लिया है। उसके बारे में डिटेल में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था कि आरएल सर्किट रेजिस्टर और इंडक्टर को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं, आरसी सर्किट में रेजिस्टर और कैपेसिटर को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो करंट और वोल्टेज के बीच में क्या रिलेशन आता है, उनके फेज के बीच में क्या रिलेशन आता है, सब हम पढ़ चुके हैं। तो हमें देखना है सीरीज एलसीआर सर्किट, जिसमें हम एक इंडक्टर को, एक कैपेसिटर को और एक रेजिस्टर को, तीनों को सीरीज में कनेक्ट करना है हमें एक अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ। ठीक है। तो एक इंडक्टर को, कैपेसिटर को और रेजिस्टर को हमने अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो भाई मान लो इस सोर्स से कुछ करंट निकल रहा है, जिसका हमने दे दिया नाम आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है भाई, ये सोर्स है हमारा, अल्टरनेटिंग करंट निकालेगा। अल्टरनेटिंग करंट है आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब हमें ये पता है कि सोर्स का जो वोल्टेज होगा वो तीनों के वोल्टेज को, यानी तीनों एलिमेंट के वोल्टेज को ऐड करके आएगा। पिछले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं, जो भी हमारा सोर्स का वोल्टेज आता था वो सभी एलिमेंट के वोल्टेज को ऐड करके आता था। तो यहाँ पर तीन एलिमेंट है, तो तीनों एलिमेंट के वोल्टेज को ऐड करके पूरे सोर्स का वोल्टेज आएगा। ठीक है। तो वोल्टेज लिख देते हैं इंडक्टर का आई नॉट एक्स एल, करंट इंटू रेजिस्टेंस, इंडक्टर का रेजिस्टेंस एक्सएल होता है, और साइन, इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है तो ओमेगा टी प्लस 90। ठीक है। प्लस कैपेसिटर का देखते हैं, आई नॉट एक्स सी, कैपेसिटर में करंट लीड करता है तो वोल्टेज 90 डिग्री पीछे रहेगा, इसको 90 डिग्री पीछे बना देंगे, ओमेगा टी माइनस 90। प्लस रेजिस्टर में करंट और वोल्टेज दोनों के बीच में फेज सेम रहता है, मतलब फेज डिफरेंस 0 होता है, तो हमारा यहाँ पे ओमेगा टी रहेगा। करंट का ओमेगा टी है तो वोल्टेज का भी ओमेगा टी रहेगा। अब जरा इसको ढंग से लिख देते हैं, एक्स एल एज इट इज, साइन 90 प्लस थीटा हो गया कॉस थीटा, प्लस यहां का माइनस बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस ओमेगा टी। यानी कि अगर मैं दिखाई दूं एक्स सी साइन 90 माइनस ओमेगा टी, अगर हमने माइनस बाहर ले लिया तो ये पाई बाई 2 तो प्लस का हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस का हो जाएगा। तो पाई बाई 2 को प्लस का रहने दिया, ओमेगा टी को माइनस का कर दिया। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है कॉस थीटा। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कॉस ओमेगा टी, और लास्ट में आर साइन ओमेगा टी। ठीक है। ये हमारा वोल्टेज है, आई नॉट एक्सएल कॉस ओमेगा टी माइनस एक्सी कॉस ओमेगा टी प्लस आर साइन ओमेगा टी। अब यहां पर हमें करना क्या है, इन दोनों में पहले कॉस ओमेगा टी कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा आई नॉट कॉस ओमेगा टी कॉमन लेंगे तो एक्सएल माइनस एक्सी ये बचेगा। ठीक है। और यहां पर बचेगा आर साइन ओमेगा टी। ठीक है भाई। अब ये पिछली क्लास में तुम्हें बताया था कि कॉस के साथ वाले को हम ले लेते हैं जेड साइन थीटा। ठीक है। तो पहले फर्स्ट केस लिखते हैं, यहाँ पे फर्स्ट केस में एक्स एल ग्रेटर देन एक्स सी है, यानी इंडक्टर का जो कैपेसिटी इंडक्टिव रिएक्टेंस है, यहाँ पर इंडक्टर का जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस से ज्यादा है तो एक्सएल बड़ा है, एक्सी छोटा है, तो ये पॉजिटिव आएगा, इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर अगर हमने एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी लिया है तो एक्सएल माइनस एक्सी को ले लेंगे जेड, यहाँ पे कॉस है तो साइन थीटा लेंगे, और जो हमारा आर है आर को ले लेंगे जेड कॉस थीटा। इस तरीके से दो इक्वेशन बताता था मैं तुम्हें, इनको स्क्वायरिंग एंड एडिंग करोगे तो जेड आ जाएगा अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। इनको स्क्वायरिंग और एडिंग करेंगे तो डायरेक्ट हमारा जेड मैंने लिख दिया है, क्योंकि एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, और यहाँ पे जेड स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जेड स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों में जेड स्क्वायर कॉमन आएगा तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट मैंने लिख दिया। यहाँ पे दोनों को डिवाइड करेंगे तो टैन थीटा भी डायरेक्ट लिख देता हूँ, टैन थीटा हो जाएगा हमारा ये एक्सएल माइनस एक्स सी अपॉन में आर, टैन थीटा भी डायरेक्ट लिख दिया है। यहां पे अगर मैं इस तरीके से इंपीडेंस ट्राइंगल बनाऊं, इंपीडेंस ट्राइंगल का मतलब बताया था कि हाइपोटेन्यूज में जेड होता है इंपीडेंस, जो कि हमारा टोटल रेजिस्टेंस है, इंडक्टर कैपेसिटर रेजिस्टर तीनों को मिला के जो टोटल रेजिस्टेंस आया वो हमारा ये है।
और बेस में हमेशा r होता है और यहाँ पे xl माइनस xc। तो यहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे तो z की सेम वैल्यू आएगी, और tan थीटा लगाएंगे तो tan थीटा की भी वही वैल्यू आएगी जो हमने यहाँ पे लिखी है। तो ये हमारा इम्पीडेंस ट्राइंगल है। इम्पीडेंस ट्राइंगल के बाद अब अगर मैं इसकी एक्चुअल वैल्यू पुट करूँ इनकी जो हमने अभी ली है, तो v हो जाएगा आई नॉट XL माइनस XC। तो XL माइनस XC की जगह हम लिख देंगे Z साइन थीटा। ठीक है, तो Z साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। ओके, R साइन ओमेगा टी, R की जगह हम लिख देंगे Z कॉस थीटा, तो प्लस Z कॉस थीटा फिर साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? Z कॉमन आ रहा है। अंदर बचेगा भाई साइन थीटा कॉस ओमेगा टी प्लस कॉस थीटा साइन ओमेगा टी। ये बन गया हमारा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यानी 11th क्लास से। तो साइन ओमेगा टी प्लस थीटा का ये फॉर्मूला बन गया है। तो ये हमारा वोल्टेज आ गया वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। वोल्टेज यहाँ पे ज़्यादा क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस हमने ज़्यादा ले रखा है। इंडक्टर की ज़्यादा प्रॉपर्टी है, कैपेसिटर की कम प्रॉपर्टी है। इंडक्टर की ज़्यादा है तो इसीलिए ये करंट से वोल्टेज लीड कर रहा है, क्योंकि इंडक्टर पे वोल्टेज लीड करता है, इसीलिए यहाँ पर भी जो हमारा वोल्टेज है वो करंट से आगे आ रहा है, थीटा डिग्री आगे आ रहा है। तो इनका अगर फेजर डायग्राम बना के दिखाएं, जो कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ साइड में। फेजर डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, करंट का बन जाएगा ओमेगा टी पे और करंट से थीटा एंगल आगे कर देंगे वोल्टेज का। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे फेजर डायग्राम बन जाएगा। तो ये हमारा करंट का ओमेगा टी पे फेजर डायग्राम बना दिया और वोल्टेज का हमने बना दिया है ओमेगा टी प्लस थीटा पे। तो देख लो एक बार अच्छे से। ठीक है, तो इसको हटाते हैं, सेकंड केस बताते हैं। सेकंड केस में भाई अब हम इंडक्टिव रिएक्टेंस को ज्यादा ले लेंगे और कैपेसिटिव रिएक्टेंस को कम। यानी कहने का मतलब है सेकंड केस में हम XC ग्रेटर देन XL कर देंगे। अब हमने कर दिया भाई XC बड़ा है और XL छोटा है, तो ये वाला स्टेप भी मिटा देते हैं जरा। यहां पर हम ऐसे लिखते हैं V इक्वल्स टू आई नॉट R साइन ओमेगा टी को मैं आगे लिख देता हूं, R साइन ओमेगा टी। फिर इन दोनों में माइनस कॉमन ले लेता हूं, माइनस क्या, माइनस कॉस ओमेगा टी कॉमन ले लेता हूं। माइनस कॉस ओमेगा टी अगर कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, XC माइनस XL। इस बार XC माइनस XL हो जाएगा, क्योंकि हमने माइनस कॉस ओमेगा टी कॉमन लिया है। तो XC वाला पॉजिटिव बन जाएगा, XL वाला नेगेटिव बन जाएगा। तो क्योंकि इस बार XC बड़ा है तो XC को आगे रखना है। ठीक है, अब अगला स्टेप हमारा वही है, साइन के साथ वाले को कॉस ले लेना है, तो R को हम ले लेंगे Z कॉस थीटा, और कॉस के साथ वाले को साइन ले लेना है, तो XC माइनस XL हो जाएगा Z साइन थीटा। सेम स्टेप है, पहली और दूसरी इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो XC माइनस XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, और यहाँ पे लगा दिया रूट, तो ये हमारा आ गया इम्पीडेंस। ठीक है, और tan थीटा होता है हमारा, दोनों को डिवाइड कर देंगे, XC माइनस XL बाई R, ये हो जाएगा tan थीटा। और इस तरीके से इम्पीडेंस ट्राइंगल भी बन जाएगा। बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, वहां पे XL माइनस XC था, यहाँ पे XC माइनस XL है। और बाकी जब वैल्यू पुट करेंगे तब भी थोड़ा हमारा सिमिलर सा ही आएगा। जैसे वोल्टेज में हम वैल्यू पुट करते हैं आई नॉट, और R की जगह हम पुट करेंगे Z कॉस थीटा। ठीक है भाई, R की जगह Z कॉस थीटा और साइन ओमेगा टी माइनस, इस बार माइनस आ गया है, कॉस ओमेगा टी एज इट इज, और XC माइनस XL, XC माइनस XL है Z साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आई नॉट जेड। इसको ढंग से लिख देते हैं, साइन ओमेगा टी आगे, पीछे कॉस थीटा माइनस कॉस ओमेगा टी, और यहाँ पे साइन थीटा। ठीक है, तो वोल्टेज हो गया आई नॉट जेड। अब साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये हमारा फॉर्मूला बनता है भाई साइन ए माइनस बी का। तो साइन ओमेगा टी माइनस थीटा, तो वोल्टेज आ गया वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस थीटा। तो वोल्टेज हमारा यहाँ पे पीछे आ रहा है। करंट अगर हमारा ओमेगा टी पे है तो वोल्टेज ओमेगा टी माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ पे हमने
कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हमने ज्यादा ले रखा है, एक्सी को ज्यादा ले रखा है, तो यहाँ पे कैपेसिटर की प्रॉपर्टीज ज्यादा है, तो इसीलिए करंट लीड करेगा और वोल्टेज लैग करेगा। तो करंट हमारा लीड कर रहा है जो कि ओमेगा टी पे है, और वोल्टेज पीछे आ रहा है इस केस में। और यहाँ पे अगर फेजर डायग्राम बना दें तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। फेजर डायग्राम यहाँ पे इस तरीके से आएगा। ये हमारा करंट का है, मान लो ओमेगा टी पे, ओमेगा टी पे करंट का बना देते हैं, और इससे थीटा एंगल नीचे वोल्टेज का बनेगा। करंट का अगर ओमेगा टी पे बन रहा है तो उससे थीटा एंगल नीचे वोल्टेज का बनेगा। ये हमारा सेकंड केस में फेजर डायग्राम बनेगा। तो एक बार देख लो और समझ लो ये भी अच्छे से। चलो ठीक है, यहाँ पे अब थर्ड केस जो कि इंपॉर्टेंट भी है वो कराते हैं, जिसमें रेजोनेंस आ जाता है। ठीक है, थर्ड केस में दोनों को इक्वल ले लेंगे। थर्ड केस में XC और XL दोनों को इक्वल ले लेंगे। दोनों को इक्वल ले लेंगे तो ये चीज तो कट के सीधा जीरो, तो वोल्टेज हमारा डायरेक्ट आ जाएगा यहां से, V इक्वल्स टू आई नॉट आर साइन ओमेगा टी। अब जो सर्किट है वो क्या बन गया, प्योर रेजिस्टिव। सर्किट इज प्योर रेजिस्टिव। जब हमारा XL और XC बराबर है तो भाई XC और XL कट गए, सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस बचा, तो सर्किट हमारा प्योर रेजिस्टिव आ गया। प्योर रेजिस्टिव सर्किट आने का मतलब है, मैं जरा Z की वैल्यू लिखता हूं, जो कि हमारी XC माइनस XL का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का रूट आ रहा था। तो इस बार अच्छा देखो, यहाँ पे XC माइनस XL हो या XL माइनस XC हो, सेम ही बात है, क्योंकि स्क्वायर करके वो पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, तो भाई यहाँ पे अगर हमें Z की वैल्यू मिनिमम चाहिए तो हमें पता है किसी भी स्क्वायर क्वांटिटी की मिनिमम वैल्यू 0 होती है। तो XC माइनस XL इसका जो स्क्वायर है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और जब इनको इक्वल पुट किया तो हमारी मिनिमम वैल्यू 0 आ रही है। तो जब इसकी वैल्यू मिनिमम है तो Z की वैल्यू भी मिनिमम होगी, जो कि आएगी अंडर रूट R स्क्वायर। तो Z की वैल्यू R के बराबर। तो इस केस में हमारी Z की वैल्यू R के बराबर आ रही है, जो कि मिनिमम वैल्यू है। Z हैज मिनिमम वैल्यू। तो हमें ये पता चल गया कि भाई Z की वैल्यू यहाँ पे मिनिमम है। अगर Z मिनिमम है तो करंट क्या हो जाएगा, करंट होता है भाई EMF बाय रेजिस्टेंस। जो भी हमारा EMF होगा उसको अगर टोटल रेजिस्टेंस Z से डिवाइड करें तो ये करंट आ जाएगा। तो Z की वैल्यू मिनिमम है तो करंट की वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम आती है। इस कंडीशन को रेजोनेंस कंडीशन कहा जाता है। जब XL और XC दोनों इक्वल हैं तो कैपेसिटर और इंडक्टर का इफेक्ट कट जाता है, सिर्फ प्योर रेजिस्टर का इफेक्ट बचता है। और रेजिस्टर का इफेक्ट बच रहा है, जिसकी वजह से Z की वैल्यू मिनिमम आ रही है और करंट की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है। तो ये जो हमने अभी कंडीशन पढ़ी, जो थर्ड केस पढ़ा, इस कंडीशन को कहा जाता है रेजोनेंस कंडीशन। जब दोनों इक्वल हो जाएं तो ये कंडीशन हमारी रेजोनेंस कंडीशन है। ठीक है, तो इसमें लिखा देते हैं, इसको बोल देते हैं रेजोनेंस कंडीशन। ठीक है, रेजोनेंस कंडीशन पे जरा एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल देते हैं, ओमेगा की वैल्यू क्या होगी। तो भाई XC आता है हमारा 1/ωc, XL आता है ωL। दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 हो जाएगा ωL इंटू ωc। तो 1 आ रहा है ओमेगा स्क्वायर LC डिवाइड में ले आओ। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर आया 1/LC, तो 1 का रूट तो 1 ही आएगा और LC का रूट हो जाएगा √LC, तो ये हमारा ओमेगा आ जाएगा, यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन रेजोनेंस कंडीशन, या इसको ये भी कह सकते हैं रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता चल गई। अब अगर हमें एक्चुअल फ्रीक्वेंसी चाहिए कि भाई एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होती क्या है, तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ओमेगा इक्वल्स टू 2πf। तो फ्रीक्वेंसी होती है ω/2π। तो ओमेगा की वैल्यू निकाल चुके हैं 1/√LC, आगे 2π से मल्टीप्लाई कर दो, हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई। तो हमने दोनों चीजें निकाल दी, एक तो रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और रेजोनेंट कंडीशन बता दिया जहां पे हमारा इंपीडेंस मिनिमम हो जाता है, करंट मैक्सिमम हो जाता है, और XL और XC दोनों इक्वल हो जाते हैं। ये हमारी पूरी रेजोनेंस कंडीशन है।
तो देख लो एक बार अच्छे से ये भी। चलो ठीक है, क्वालिटी फैक्टर स्टार्ट करते हैं। ये तो हमारा था सीरीज एलसीआर सर्किट, ज्यादा मुश्किल नहीं है। आते हैं क्वालिटी फैक्टर पे। तो भाई ये बताता है क्वालिटी फैक्टर का मेन काम क्या है। क्वालिटी फैक्टर का मेन काम है ये बताता है कि रेजोनेंस कितना शार्प है। शार्प मतलब एक मैंने बना दिया ऐसा सर्किट डायग्राम, यानी ये हमारा बना दिया करंट और ये हमारा बना दिया ओमेगा। तो ओमेगा के चेंज होने से करंट इस तरीके से चेंज हो रहा है। ये करंट और ओमेगा के बीच का ग्राफ है। तो करंट के बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे करंट मैक्सिमम हो जाता है, उसके बाद करंट कम होना शुरू हो जाता है। तो ये मैक्सिमम पॉइंट कब होता है? रिजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर। अभी हमने पढ़ा कि भाई जब एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारी एक्सएल और एक्सी बराबर आते हैं तो वहां से जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो रिजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, उस पर करंट मैक्सिमम होता है क्योंकि वहां पर इंपीडेंस मिनिमम आ गया था। तो ओमेगा आर पे हमारा करंट मैक्सिमम है। अब इसी में एक और डायग्राम अगर मैं बना दूं ऐसा, यहां पे देखो, यहां पे करंट और ज्यादा है, सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दूसरे सर्किट का करंट और ज्यादा है और ये चोंच भी ज्यादा बन रही है जिसको बोलते हैं पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू करंट की जिसको पीक वैल्यू बोलते हैं। तो जितना ज्यादा ये चोंच बनती जाएगी समझ लो रेजोनेंस उतना ही ज्यादा शार्प है। रेजोनेंस शार्प होने का मतलब करंट की वैल्यू उतनी ज्यादा मैक्सिमम है। जितनी ज्यादा ये पीक बनती जाएगी करंट की वैल्यू उतनी ज्यादा मैक्सिमम है। तो सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे जो तीसरा सर्किट है उसका करंट बहुत ज्यादा आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है, तो तीसरे वाले की क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगी क्योंकि क्वालिटी फैक्टर हमारा यही मेजर करता है कि किसका जो रेजोनेंस है वो ज्यादा शार्प है। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को ये मेजर करता है। इट मेजर्स द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। और शार्पनेस का मतलब यही है पीक वैल्यू, जो ये चोंच जैसी बन रही है पीक वैल्यू है। पीक वैल्यू जितनी ज्यादा है क्वालिटी फैक्टर उतना ही ज्यादा है। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास दो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती हैं जिन पे करंट की वैल्यू होती है आई आर एम एस के बराबर। तो ठीक है, यहां पे हम दो एंगुलर फ्रीक्वेंसी बना देते हैं, एक ये और एक ये। इनको नाम देते हैं ओमेगा 1 और ओमेगा 2। ठीक है, ये हमारा ओमेगा आर है। तो ओमेगा 1 पे जो करंट है वो हमारा आई नॉट बाय रूट 2 यानी आई आर एम एस के बराबर है। ठीक है भाई, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज बोला जाता है इनको। तो जहां पर जो हमारा करंट है वो आई नॉट बाय रूट 2 यानी आई आर एम एस के बराबर होता है और ओमेगा आर पे करंट मैक्सिमम होता है। तो क्वालिटी फैक्टर का एक फॉर्मूला यहां से आता है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाय ओमेगा आर। एक तो ये क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला है। तो भाई क्वालिटी फैक्टर का एक और फॉर्मूला है हमारे पास जो कि होता है इनपुट वोल्टेज डिवाइड में आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर का हमारे पास एक और फॉर्मूला है जो कि आता है इनपुट वोल्टेज डिवाइड में आउटपुट वोल्टेज। तो भाई इनपुट वोल्टेज देखते हैं अब क्या क्या ले सकते हैं। इनपुट वोल्टेज में हम ले सकते हैं भाई कैपेसिटर का वोल्टेज, वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर। आउटपुट में तो रेजिस्टर का आने वाला है, हमें पता है आउटपुट में खाली रेजिस्टर का आएगा। ठीक है, इनपुट में कैपेसिटर का ले लिया, आउटपुट में रेजिस्टर का। तो यहां से आई नॉट एक्स सी और नीचे आई नॉट आर। आई नॉट से आई नॉट गया, एक्स सी को लिखेंगे 1 अपॉन ओमेगा सी और आर। तो 1 अपॉन ओमेगा यहां पे क्या होता है? रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 1 बाय अंडर रूट एल सी और यहां पे सी आर। तो ये रूट एल सी ऊपर चला जाएगा और नीचे सी आर। इसके बाद आ जाएगा अंडर रूट एल सी डिवाइड में सी स्क्वायर और बाहर 1 अपॉन आर कर देते हैं। ये सी रूट के अंदर जाएगा तो सी स्क्वायर हो जाएगा। तो एक सी से एक सी कट गया तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया 1 बाय आर अंडर रूट एल बाय सी। ठीक है, ये हमारे क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला आ जाएगा। क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला हम इंडक्टर के वोल्टेज से भी निकाल सकते हैं। इंडक्टर का वोल्टेज बाय रेजिस्टर का वोल्टेज। इंडक्टर का वोल्टेज लिख देंगे आई नॉट एक्स एल, नीचे रेजिस्टर का आई नॉट आर। आई नॉट से आई नॉट कट गया, एक्स एल होता है हमारा ओमेगा एल और नीचे आर।
तो ओमेगा को लिख देंगे 1/√LC, और आर तो है ही पहले से, और ऊपर एक एल है। ठीक है, तो 1/r अंडर रूट, एल को रूट के अंदर ले जाएंगे तो एल स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक एल से एक एल कट गया, तो सेम फॉर्मूला आ रहा है। तो क्वालिटी फैक्टर के ये हमारे फॉर्मूले हैं। एक तो हमारा होता है 1/r अंडर रूट L/C, और एक होता है हमारा ये ω2 माइनस ω1 डिवाइड में ω/r। तो ये दो हमारे क्वालिटी फैक्टर के फॉर्मूले हैं। और हमें पता चल गया क्वालिटी फैक्टर हमें बताता है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, कौन सा रेजोनेंस कितना ज्यादा शार्प है। देख लो ये भी। इसके बाद एक छोटी सी चीज और बता देता हूं कि भाई फेजर डायग्राम से इंपिडेंस की वैल्यू कैसे निकाली जाए, या फिर हम ये भी कह सकते हैं किसी भी सर्किट में अगर हमें एक एलिमेंट का वोल्टेज या दो एलिमेंट के वोल्टेज दे रखे हैं तो तीसरे एलिमेंट का वोल्टेज कैसे निकालें। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं फेजर डायग्राम से हम कैसे इंपिडेंस निकाल सकते हैं। तो ये भाई करंट बना दिया मैंने ओमेगा टी पे, करंट यहाँ पे आई नॉट। तो करंट जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में हमारा वोल्टेज होता है रेजिस्टर का, और करंट से 90 डिग्री आगे, करंट से 90 डिग्री आगे होता है वोल्टेज इंडक्टर का, करंट से 90 डिग्री पीछे वोल्टेज होता है कैपेसिटर का। तो ये हमारा फेजर डायग्राम इस तरीके से है। सीरीज एलसीआर सर्किट के लिए करंट बनाया ओमेगा टी पे, 90 डिग्री आगे इंडक्टर का, 90 डिग्री पीछे कैपेसिटर का। ठीक है, अब अगर हमारा VL ग्रेटर देन VC होगा, जो कि हम पढ़ते हैं XL ग्रेटर देन XC, अगर XL ग्रेटर देन XC है तो VL भी ग्रेटर देन VC होगा। ठीक है, VL ग्रेटर देन VC होगा तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। ये हमारा रेजिस्टर, मतलब रेजिस्टर का वोल्टेज, इसको ओमेगा टी बना देते हैं, और ये हमारा VL माइनस VC। ठीक है भाई, VL माइनस VC। तो ये जो हमारा फेजर में वोल्टेज हम दिखा रहे हैं वो वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे इनकी। तो पहले तो ये दोनों हमारे वेक्टर है, इन पे वो लगा देते हैं, वेक्टर फॉर्मूला लगा देते हैं एडिशन का। तो रिजल्टेंट वोल्टेज हो जाएगा अंडर रूट इसका स्क्वायर, यानी VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC। अच्छा, ये 2AB cos 90 को मैं सीधा जीरो ही लिख रहा हूं। हमारे पास वेक्टर का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB cos 90। तो यहाँ पे cos 90 सीधा मैं जीरो लिख रहा हूँ, तो ये बचेगा। ठीक है, तो वोल्टेज हो गया हमारा अंडर रूट, VL की वैल्यू पुट कर देते हैं, VL की वैल्यू हो जाएगी I नॉट XL माइनस VC हो जाएगा I नॉट XC, इसका स्क्वायर करना है, प्लस VR हो जाएगा I नॉट R, इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, वोल्टेज को हम लिख सकते हैं वोल्टेज को हम लिख सकते हैं I नॉट इंटू जेड, टोटल वोल्टेज को। ठीक है, अब यहां पे जरा I नॉट ले लेते हैं कॉमन, तो I नॉट का स्क्वायर आ जाएगा बाहर, अंदर XL माइनस XC का स्क्वायर, और यहां से I नॉट स्क्वायर इंटू R। ठीक है, तो यहां पे I नॉट जेड और यहां पे I नॉट स्क्वायर लिया कॉमन, तो XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। ठीक है, I नॉट बाहर आ जाएगा, I नॉट जेड, यहां पे I नॉट बाहर आ गया, तो अंदर है XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। ये I नॉट से I नॉट कट गया, तो ये जेड की वैल्यू आ गई। यही वैल्यू हमने अभी देखी थी थोड़ी देर पहले कि अगर XL ग्रेटर देन XC है तो हमारा ये इंपेडेंस हो जाता है। और यहां पर अगर XC ग्रेटर देन XL होता, XC ग्रेटर देन XL होता तो ये ग्राफ हमारा इस तरीके से बनता, फेजर डायग्राम इस तरीके से बनता। यहां हम लिखते हैं VC माइनस VL, तो ये हटा देते, यहाँ पे VC माइनस VL लिखते, तो हमारा हो जाता VC ग्रेटर देन VL, तो XC ग्रेटर देन XL हो जाता, और यहां पर भी बस XC माइनस XL आ जाता और कुछ नहीं, XC माइनस XL आ जाता है यहाँ पे, या VC माइनस VL आ जाता, और नीचे फॉर्मूले में भी यहाँ पे XC माइनस XL आ जाता। बाकी ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है ये। तो इस तरीके से हम फेजर डायग्राम का यूज करके इंपिडेंस निकाल सकते हैं। तो इसके बाद अगला टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है पावर इन एन AC सर्किट। ठीक है, तो AC सर्किट की हमें पावर निकालनी है, तो सबसे पहले तो करंट लेट कर लेते हैं, I नॉट साइन ओमेगा टी, वोल्टेज भी एक लेट कर लेते हैं अपनी मर्जी से, V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा।
तो यहाँ पे प्लस थीटा मैंने इसलिए लिया ताकि करंट और वोल्टेज के बीच में एक फेज डिफरेंस दिखा सके, जो कि यहाँ पे थीटा है। तो करंट और वोल्टेज दोनों के बीच में यहाँ पे फेज डिफरेंस थीटा है। तो पावर का सिंपल फॉर्मूला होता है करंट इनटू वोल्टेज। तो करंट और वोल्टेज को मल्टीप्लाई कर देते हैं, आई नॉट साइन ओमेगा टी और वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो करंट और वोल्टेज दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, आई नॉट वी नॉट और यहां पर साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अब यहां पर अगर मैं 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूं तो ऊपर हमारा 2 साइन ए साइन बी एक फॉर्मूला बन रहा है। फॉर्मूला किस चीज का है? ये फॉर्मूला है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये फॉर्मूला होता है 2 साइन ए साइन बी का। तो ऊपर हमारा 2 साइन ए साइन बी है, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, आई नॉट वी नॉट बाई 2 और ऊपर वाला जो 2 साइन ए साइन बी है उसका हो जाएगा कॉस ए जो है वो ओमेगा टी है, तो ए माइनस और ये पूरा बी का काम कर रहा है, तो ए माइनस बी कर देते हैं तो पूरा ओमेगा टी और थीटा भी माइनस का हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा कॉस ए माइनस बी, फिर माइनस अब कॉस ए प्लस बी, ठीक है। तो कॉस ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी दोनों मैंने यहां पे लिख दिए। अगला स्टेप आई नॉट वी नॉट बाई 2, ओमेगा टी से ओमेगा टी कट गया, कॉस माइनस थीटा जो कि कॉस प्लस थीटा ही होता है, फिर माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस थीटा। तो ये हमारा पावर आ रहा है। तो पावर को एक बार देख लो, इसके बाद इस पावर की हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे क्योंकि हमें एवरेज पावर निकालना है यहाँ पे। तो पावर है हमारा आई नॉट वी नॉट बाई 2 कॉस थीटा माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक है। पावर को लिख देते हैं, पावर है हमारा आई नॉट वी नॉट बाई 2 और यहाँ पे कॉस थीटा माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक है। अब पावर की अगर हम एवरेज वैल्यू निकालें तो फॉर्मूला हो जाता है हमारा इंटीग्रेशन पी डी टी और नीचे आ जाएगा इंटीग्रेशन डी टी, लिमिट 0 से कैपिटल टी जो टोटल टाइम पीरियड है, ठीक है। पावर की वैल्यू लिख देते हैं आई नॉट वी नॉट बाई 2, ये तो मैं सीधा इंटीग्रेशन के बाहर ही लिख देता हूं क्योंकि ये कांस्टेंट है। अंदर आएगा कॉस थीटा माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस थीटा, इसका इंटीग्रेशन, और नीचे का इंटीग्रेशन तो मैं सीधा टी लिख देता हूं क्योंकि डी टी का इंटीग्रेशन टी होता है और लिमिट 0 से कैपिटल टी, ठीक है। अगला स्टेप देखो, अगले स्टेप में आई नॉट वी नॉट बाय 2 और यहां पर नीचे वाले में अगर लिमिट पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा t माइनस 0, तो डायरेक्ट लिख देते हैं t माइनस 0 को t लिख देते हैं। ऊपर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन अलग करना पड़ेगा और माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस थीटा, इसका इंटीग्रेशन अलग करना पड़ेगा, ठीक है भाई। कॉस थीटा का अलग और कॉस 2 ओमेगा टी प्लस थीटा का अलग करना पड़ेगा। तो इसको लिख देते हैं अगले स्टेप में आई नॉट वी नॉट बाय 2t। अब कॉस थीटा कांस्टेंट क्वांटिटी है, कांस्टेंट बाहर चला जाता है और dt का इंटीग्रेशन सिंपल t हो जाएगा। तो यहां पर कॉस थीटा लिख देते हैं और dt का इंटीग्रेशन लिख देते हैं खाली t, ठीक है। माइनस अब यहां पे कॉस 2 ओमेगा टी प्लस थीटा है, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो ये जगह साइन 2 ओमेगा टी प्लस थीटा और डिवाइड में 2 ओमेगा, टाइम के कोफिशिएंट से भी डिवाइड करेंगे जो कि 2 ओमेगा है, और लिमिट यहां पे 0 से कैपिटल टी जो पूरा टाइम पीरियड है, ठीक है। अब अगला स्टेप देखो, आई नॉट वी नॉट बाई 2t। अब हम पुट करेंगे यहां पे लिमिट, तो एक बार कैपिटल टी पुट कर देंगे तो कॉस थीटा इंटू कैपिटल टी, ठीक है, माइनस साइन 2 ओमेगा इंटू कैपिटल टी, ठीक है, प्लस थीटा डिवाइड में 2 ओमेगा, ये हमारा अपर लिमिट हो गया। फिर हम पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस, अब टाइम की जगह हमें 0 पुट करना है तो ये तो 0 हो गया, माइनस यहां पे भी 0 पुट करेंगे तो साइन थीटा बचेगा और नीचे 2 ओमेगा बचेगा, ठीक है। तो ये हमने लिमिट वगैरह पुट कर दी है। अब हमें पता है ये तो एज इट इज रहेगा आई नॉट वी नॉट बाई 2t, ये हमारा t आगे आ जाएगा t कॉस थीटा माइनस, अब कैपिटल T होता है 2 पाई बाय ओमेगा, कैपिटल T की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 पाई बाय ओमेगा,
ठीक है, तो ये ओमेगा से ओमेगा कट गया और यहां पर माइनस माइनस प्लस साइन थीटा बाई 2 ओमेगा। तो ध्यान देने वाली चीज ये है कि साइन 4 पाई प्लस थीटा हो गया, ये साइन 4 पाई प्लस थीटा, और हमें पता है कि साइन 2n पाई प्लस थीटा साइन थीटा ही होता है। साइन 2n पाई प्लस थीटा ये हमारा साइन थीटा ही होता है, यानी 360 डिग्री ऐड करते हुए जाएंगे तो जो हमारा एंगल आएगा वो हमेशा सेम ही आएगा। तो साइन 4 पाई प्लस थीटा को हम साइन थीटा ही लिख सकते हैं। तो ये स्टेप हमारा हो जाएगा आई नॉट वी नॉट बाई 2t, यहां पे t कॉस थीटा और यहां पे माइनस साइन थीटा बाई 2 ओमेगा प्लस साइन थीटा बाई 2 ओमेगा। तो साइन थीटा बाई 2 ओमेगा से साइन थीटा बाई 2 ओमेगा कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर इसको मैं अलग लिखूं आई नॉट वी नॉट बाई 2t और यहां पे t कॉस थीटा, तो t से t भी कट रहा है, ठीक है। इसके बाद इस स्टेप को हम आगे और ले जा सकते हैं। अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं भाई आई नॉट वी नॉट और नीचे मैं क्या कर रहा हूं 2 को √2 इंटू √2। तो ये जो आई नॉट बाय √2 और ये जो वी नॉट बाय √2 है इसको हम लिख सकते हैं आई आर एम एस वी आर एम एस कॉस थीटा। तो ये हमारा भाई एवरेज पावर है, ये एवरेज पावर का फॉर्मूला हो जाता है आई आर एम एस वी आर एम एस कॉस थीटा। अब यहाँ पे आई आर एम एस वी आर एम एस तो हमें पता है। अब ये जो पीछे कॉस थीटा है इसको बोला जाता है पावर फैक्टर, इसको एक नाम दे दिया गया है, इसको बोला जाता है पावर फैक्टर, ठीक है। अब भाई पावर फैक्टर, किसी का अगर पावर फैक्टर 1 होगा तो उसका एवरेज पावर मैक्सिमम आएगा, लेकिन किसी का पावर फैक्टर 0 होगा तो उसका एवरेज पावर भी 0 हो जाएगा। तो ऐसा हमारा होता है प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर के केस में। प्योर इंडक्टर में करंट और वोल्टेज के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो 90 डिग्री होता है, क्योंकि प्योर इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है, वोल्टेज आगे रहता है, करंट पीछे रहता है। और कितना आगे रहता है 90 डिग्री। यहां पे एंगल को 90 पुट करेंगे, cos 90 0, एवरेज पावर 0। सेम ऐसे ही कैपेसिटर में करंट लीड करता है, करंट अगर आगे रहेगा तब भी फेज डिफरेंस हमारा 90 डिग्री है, यहां पे 90 पुट करेंगे cos 90 0। तो ये हमें याद रखना है कि भाई एवरेज पावर कैपेसिटर के लिए, ओनली कैपेसिटर या ओनली इंडक्टर के लिए एवरेज पावर 0 होता है, और ओनली रेजिस्टर के लिए एवरेज पावर मैक्सिमम होता है। तो अगर तुमने इंपीडेंस ट्राइंगल देखा था, इंपीडेंस ट्राइंगल में यहां पे थीटा होता है, यहां पे आर होता है, यहां पे जेड होता है और यहां पे क्वांटिटीज चेंज होती रहती हैं। तो यहां से हमारा cos थीटा क्या आएगा, cos थीटा की वैल्यू हमेशा r बाय जेड आती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये जो हमारी क्वांटिटीज चेंज हो रही है, ओनली कैपेसिटर के लिए XC, ओनली इंडक्टर के लिए XL, और जब LCR सर्किट होते हैं तो XL माइनस XC या फिर XC माइनस XL यहाँ पे आ जाता है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस R बाय जेड कर देंगे, हमारा पावर फैक्टर है। पावर फैक्टर हमारा 1 होता है जब हमारा Z और R बराबर हो जाए, यानी ओनली रेजिस्टर के लिए, और पावर फैक्टर हमारा 0 होता है जब इंडक्टर और कैपेसिटर लगा होता है, क्योंकि थीटा 90 डिग्री हो जाता है, cos 90 सीधा 0। तो देख लो भाई हमारा एवरेज पावर के बारे में है।